Hello student, good evening. Myself Mukesh Kumar, Faculty of Biology, KVM पोखरण. So welcome back to our first chapter. हमने फर्स्ट लेक्चर में मुख्य रूप से अलैंगिक जनन और इनके प्रकारों के बारे में बताया था. आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन. कृत्रिम कायिक जनन मुख्य रूप से मानव हस्तक्षेप क्रिया द्वारा होने वाला एक प्रकार का जनन है. इस प्रकार के जनन में मनुष्य मुख्य रूप से वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिए कुछ विधियों का उपयोग करता है. कृत्रिम कायिक जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है. पहला है कर्तन द्वारा कृत्रिम कायिक जनन, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा प्रकार है रोपण. तो कृत्रिम कायिक जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है. पहला है कर्तन, दूसरा है दाब विधि और तीसरा है रोपण. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कर्तन के बारे में. कर्तन को मुख्य रूप से कटिंग के नाम से भी जाना जाता है. इसमें पादप के कुछ भाग जैसे जड़ व तने को काटकर जमीन में लगा दिया जाता है, जिससे एक नए पादप का निर्माण होता है. दूसरा है दाब विधि. इस विधि में मुख्य रूप से हम मुख्य पादप को कायिक भाग से अलग किए बिना ही जड़ों का निर्माण करेंगे. इसमें बनने वाले पौधे मुख्य रूप से मुख्य पादप के समान ही प्रकट होते हैं. दाब लगाने को मुख्य रूप से लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है. तीसरी है रोपण. रोपण को ग्राफ्टिंग कहा जाता है. इसमें हम पादप के अलग अलग भागों को बांधकर किसी नए पादप का निर्माण करेंगे. सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्तन विधि की. देखिए बच्चों, ये जो कर्तन है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है. पहला है कर्तन का जो पहला प्रकार है वो है स्तंभ कर्तन. कर्तन का जो पहला प्रकार है वो हो गया स्तंभ कर्तन और दूसरा हो गया मूल कर्तन. ये जो स्तंभ कर्तन है इसमें मुख्य रूप से हम तने के किसी टुकड़े को काटकर मिट्टी में लगा देते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में तने का वह भाग मुख्य रूप से अंकुरित होकर किसी नए पादप का निर्माण करते हैं. इसके उदाहरण है शुगर केन यानी गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगनविलिया. ये इत्यादि ऐसे पादप हैं जिनका यदि हम तना काटकर ज़मीन में लगाते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने जैसे एक नए पादप का निर्माण करता है. कर्तन का दूसरा प्रकार है रूट कटिंग. रूट कटिंग यानी जड़ द्वारा कर्तन. इस विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से किसी पादप की रूट को काटकर मुख्य रूप से ज़मीन में खड़ी अवस्था में लगा दिया जाता है. इसके उदाहरण नींबू व अमरूद है. तो कर्तन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से. पहला हो गया स्टेम कटिंग और दूसरा हो गया रूट कटिंग. अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का दूसरा प्रकार है दाब लगाना. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये दाब लगाना भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है. पहला है टिल्ला दाब और दूसरा है वायु दाब या गुट्टी लगाना. इस विधि में पादप के किसी भाग को पादप के साथ ही रखते हुए उस भाग में जड़ों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है. तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत पादप के कायिक भाग को अलग किए बिना ही मुख्य रूप से मूल निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है. तो दाब मुख्य रूप से 2 तरीकों से होता है. पहला है टिल्ला दाब और दूसरा है वायु दाब या गुट्टी लगाना.
तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिल्ला दाब। इसका एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मुख्य रूप से उन पादपों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है जिन पादपों की शाखाएं मुख्य रूप से मुलायम होती है। इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं, किसी पादप की जो मुलायम शाखा होती है उसको झुकाकर मुख्य रूप से ज़मीन में गाड़ देते हैं और बाहर की ओर मुख्य रूप से पत्तियां रखते हैं। जिस भाग को आपने नीचे मिट्टी में दबाया है उस भाग में मुख्य रूप से एक या एक से अधिक पर्वसंधियां होनी चाहिए, क्योंकि पर्वसंधियों से ही मुख्य रूप से मूलों का निर्माण होता है और मुख्य रूप से अनुकूल परिस्थितियां आने पर इन पर्वसंधियों से अपस्थानिक मूलें निकल आती है और इनको हटाकर किसी दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो हूबहू उसी के समान एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसके उदाहरण मोगरा और चमेली है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट है उसका उपयोग करते हैं जिनकी शाखाएं मुख्य रूप से मुलायम होती है। इसमें क्या करते हैं, किसी मुलायम शाखा को झुकाते हैं और मिट्टी में दबाते हैं। जिस भाग को आपने दबाया है वहाँ पर मुख्य रूप से एक या एक से अधिक पर्वसंधियाँ होनी चाहिए और बाहर मुख्य रूप से जो परण है ये होनी चाहिए, क्योंकि परण है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप को भोजन के लिए तैयार करता है और मिट्टी में जो दबाया हुआ भाग है इनसे मुख्य रूप से पादप को अनेक प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति होती है। दूसरी विधि है वायु दाब। देखिए, मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास करता हूँ। इस विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से उस पादप की शाखा का इस्तेमाल करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि यह विधि उन पादपों के लिए कारगर साबित होती है जिनकी शाखाएं मुख्य रूप से कठोर हो और आसानी से शाखाएं झुकाई न जा सके। यहाँ पर हम इस विधि के अंतर्गत एक स्वस्थ पादप की छाल पर यहाँ से चीरा लगाते हैं। कहने का मतलब ये पादप की शाखा है, स्वस्थ है, और यहाँ पर इसके ऊपर जो छाल है इसको हम वर्तुलाकार या अंगूठी के आकार की काट लेंगे और इसके ऊपर मुख्य रूप से गिल्ली मिट्टी या फिर यहाँ पर रुई बांध देंगे जिससे ये नम बनी रहेगी। और किसी ऊपर वाली जो शाखा है इस पर हम यहाँ पर एक मटकी लटका देंगे। यहाँ पर बच्चों मटकी है और इस मटकी से हम एक छोटा सा छेद करेंगे और उस छेद से मुख्य रूप से जो नीचे वाली शाखा है उसमें एक रस्सी बांधेंगे और पानी है वो मुख्य रूप से इस रस्सी से होते हुए नीचे वाली शाखा पर जहाँ पर आपने मुख्य रूप से चीरा लगाया वहाँ पर गिरेगा, जिससे ये नम बनी रहेगी और इस पर मुख्य रूप से अपस्थानिक मूल का निर्माण होता है। इसे कहते हैं गुट्टी लगाना। तो प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य रूप से उन पादपों की बात करेंगे जिसमें मुख्य रूप से शाखाएं कठोर हो। इसमें मुख्य रूप से किसी स्वस्थ शाखा के ऊपर जो छाल लगी होती है उसको मुख्य रूप से हम उतारेंगे वर्तुलाकार, और ऊपर वाली शाखा पर हम एक मटका या मटकी लटकाएंगे, उस पर एक छोटा सा छेद करेंगे। जो पानी है वो मुख्य रूप से रस्सी से होते हुए नीचे वाली शाखा पर आएगा, जिसके कारण शाखा है वो सूखेगी नहीं। और यहाँ पर जो अपस्थानिक मूल निकली है इसको मुख्य रूप से हम किसी दूसरे स्थान पर लगा देंगे, यानी 4 से 8 सप्ताह के बाद में यहाँ पर एक अपस्थानिक मूल का निर्माण हो जाता है। तीसरा प्रकार है रोपण या कलम लगाना, जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये रोपण या कलम लगाना अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम डाइकोट प्लांट की प्रजातियों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ग्राफ्टिंग के अंतर्गत हम द्विबीजपत्री पादपों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 पादपों के अलग अलग हिस्सों का उपयोग हम करते हैं। पहले का नाम मुख्य रूप से कलम है। पादप का जो पहला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, कलम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सियोन। क्या बोलते हैं, सियोन। वह दूसरे का नाम है मुख्य रूप से स्कंद।
दूसरे का क्या नाम है? स्कंद है, जिसको हम स्टोक कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है, आपको मुख्य रूप से इनकी परिभाषा याद रखना है। देखिए, इस विधि में मुख्य रूप से दो अलग अलग प्रकार के जो पादप के तरुण तने होते हैं, उनको जोड़कर एक नए पादप का निर्माण किया जाता है। जिस पौधे पर रोपण किया जाता है उसको स्कंद यानी स्टोक कहा जाता है, और जिस पौधे का रोपण किया जाता है उसे हम कलम या सियोन कहते हैं। इस विधि के दौरान दोनों तनों की जो एधा होती है या कैम्बियम होती है, वो आपस में मुख्य रूप से जुड़ जाती है और इनको मुख्य रूप से ज़मीन में रोपित किया जाता है, तो एक ही पादप में मुख्य रूप से विभाजन चालू हो जाता है। इसके उदाहरण मुख्य रूप से गुलाब, आम, नींबू, सेब इत्यादि इनके उदाहरण है। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। इस विधि के अंतर्गत द्विबीजपत्री पादपों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत दो पादपों के अलग अलग हिस्सों को लिया जाता है। पहले हिस्से को हम कलम कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम स्कंद कहते हैं। तो देखिए, जिस पौधे पर रोपण किया जाता है उसे हम स्कंद कहते हैं, और जिस पौधे का रोपण किया जाता है उसे हम कलम कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, आप इन्हें सही तरीके से समझे। इस विधि के दौरान दोनों तनों की जो कैम्बियम है, कैम्बियम का मतलब होता है बच्चों एधा, तो दोनों पौधों की जो एधा होती है वो मुख्य रूप से आपस में जुड़ जाती है और उनको ज़मीन में रोप दिया जाता है, और ज़मीन में रोप देने के बाद में इनमें विभाजन चालू हो जाता है, जिससे एक नए पादप का निर्माण होता है। इसके उदाहरण मुख्य रूप से गुलाब, आम, नींबू, सेब इत्यादि है। ग्राफ्टिंग या जो रोपण है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। रोपण ये कितने प्रकार का होता है बच्चों? ये 4 प्रकार का होता है। पहला है जिह्वा रोपण, दूसरा प्रकार है फच्छर रोपण, तीसरा है किरीट रोपण, और चौथा प्रकार है कलिका रोपण। कलिका रोपण। तो रोपण या ग्राफ्टिंग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला है जिह्वा रोपण, दूसरा है फच्छर रोपण, तीसरा है किरीट रोपण, और चौथा है कलिका रोपण। आगे हम बाद में आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए